नमस्कार, मैं आरती यादव आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चला रही हूँ, जिसका आज पार्ट नंबर 5 है। अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने आपको अलैंगिक जनन पढ़ाया हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अधिकांश क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाते हैं, तो आप लोग पीछे की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आगे की पार्ट देखें, जिससे आपको चीजें आसान तरीके से समझ में आ जाए। दूसरी बात, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज आप लोग यहाँ पर हम आपको लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रस साइकिल किसमें होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसमें पाई जाती है, बहुत ही विस्तार से चलेंगे। ठीक है, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पूरा विस्तार से समझाते हुए आपको बोर्ड पर लिखाते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोग नोटबुक निकाल लीजिएगा और जो भी पॉइंट हम यहाँ पर लिखे वो सभी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दिया करो, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल की बात है। ठीक है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो जो भी देखते हैं, चाहे भले ही 50 बच्चे देखते हो चाहे 100 देखते हो, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक से ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ये तो होता है चलो जितने देखते हैं उतना लाइक तो करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। भले ही 100 बच्चे देखते हो लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो। आप सभी लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे, उतनी ज्यादा हम मेहनत और करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना किया हुआ अभी तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंगिक जनन होता क्या है। तो देखो, एक बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों का मिलना। जबकि आपने अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था, नो फ्यूजन। वहां पर युग्मक, पहली बार तो युग्मक बनते ही नहीं थे, और युग्मक जो बनते भी है तो उनका फ्यूजन नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसा था किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का मिलना। जब युग्मक, जो भिन्न भिन्न प्रकार के दो युग्मक जब आपस में मिलते हैं, नर और मादा, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बहुत बड़ा अंतर है। लैंगिक जनन में जो भी संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होती है, यानी उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है। जबकि अलैंगिक जनन में क्या था, अलैंगिक जनन से जो भी संतान उत्पन्न होती थी, अलैंगिक जनन से जो भी संतान उत्पन्न होती थी वो अपने जनक के बिल्कुल समान होती थी, जिसकी वजह से उसे एक नाम भी दिया गया था, क्लोन। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों का मिलना, संलयन होना। तो लैंगिक जनन क्या होता है बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझेंगे। इनमें विपरीत लिंग वाले, पहली बात एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, वहां पर एक जनक की आवश्यकता पड़ती थी। लैंगिक जनन में एक जनक के द्वारा ही जनन हो जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा, मेल एंड फीमेल, नर तथा मादा युग्मकों यानी गैमेट्स का निर्माण होता है। लैंगिक जनन आपका तभी होगा जब वहां पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों युग्मक होंगे, तभी आपका लैंगिक जनन संभव होगा। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आपस में मिलेंगे तो यूमरस बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट के बाद फिर भ्रूण का निर्माण होता है, तब आपका कहीं होता है शिशु का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। पहला पॉइंट, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान ना तो अपने जनक के समान होती है और ना ही आपस में समान होती है। लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती है वो ना तो अपने जनक के समान होती है, अपने पेरेंट्स के समान होती है, और ना ही आपस में समान होती है। जैसे दो भाई बहने, क्या आप शकल, दोनों की शकल सूरत एक जैसी होती है? जुड़वा की बात नहीं कर रहे हम, ट्विंस की बात नहीं कर रहे, हम अलग अलग बात कर रहे हैं। जब दो भाई बहने, 3 भाई बहने, क्या उनकी आपस में जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है वहां पर, क्योंकि वहां पर दो युग्मक मिल रहे हैं, एक तो आपका नर युग्मक है और दूसरा आपका मादा युग्मक है। तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, अलग अलग।
दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। उनके आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताएं आती है। और आपको पता है कि जो डीएनए होता है सबका, मनुष्य में देखा जाए तो सबका डीएनए जो होता है वो 99 ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है 99.9% सबका डीएनए जो होता है वो समान होता है, लेकिन 0.1% जो डीएनए होता है वो सबका असमान होता है। कैसा होता है, 0.1 जो होता है वो सबका कैसा होता है, असमान होता है, जिसकी वजह से आज हम पहचान सकते हैं ये कौन है। ठीक है, यदि सबका समान होता है तो हम पहचान भी नहीं पाते ये रिंकू है, टिंकू है, पिंकू कौन है, नहीं जान पाते। तो इसी की वजह से हम पहचान लेते हैं कि कौन है, क्योंकि 0.1% है वो सबका कैसा होता है, असमान होता है। ये पॉइंट मुझे बताना था, पूछा जाता है और आप याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि कितना परसेंट डीएनए सबका समान होता है, तो 99.9% सबका समान होता है, पर 0.1% जो होता है वो सबका असमान होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ जनक जो आपस में होते हैं, जनक जो होता है वो भी समान नहीं होता है और ना ही आपस में समान होते हैं। जबकि अलिंगी जनक में क्या था, जो भी संतति उत्पन्न होती थी वो अपने जनक के समान होती थी। कैसी होती थी, समान। तो यहाँ से आपको समझिए, नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, जब आपस में मिले तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। और युग्मनज से फिर क्या बनेगा, जायगोट से आपका भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। और भ्रूण से फिर क्या बनेगा, शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, टॉपिक में सॉरी, कि कैसे एक शिशु का निर्माण होता है। बात करते आगे, लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए आपसे क्या लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती, तो हाँ, लैंगिक जनन में विभिन्नता यानी वेरिएशन पाई जाती, जबकि अलैंगिक जनन में नहीं है। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, वेरिएशन होती है, जीवों के बीच में अंतर पाया जाता है। विभिन्नता का अर्थ है जीवों के बीच में, दो जीवों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता कह दो चाहे विविधता कह दो, एक ही बात है। जीवों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, और ये विभिन्नता आती किससे है, तो वही अनुवांशिक पदार्थ से आती है, क्योंकि अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, किसमें, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, यह एक विस्तृत, जटिल को धीमी प्रक्रिया है। जो लैंगिक जनन आपकी है वो एक विस्तृत यानी बड़ी, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है लैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया है तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, 2 से 4 बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक है, टाइम नहीं लगता है एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनाने में, लेकिन यहाँ क्या होगा, ऐसा नहीं है। लैंगिक जनन में टाइम लगेगा। जैसे मनुष्य की बात कर ली जाए तो कम से कम 9 मंथ्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स का, तब एक शिशु का निर्माण हो पाता है, शिशु अच्छे से बनके तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ टाइम लगेगा लैंगिक जनन में, लेकिन अलैंगिक जनन में इतना टाइम नहीं लगता है। तो तभी यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि यह एक विस्तृत, जटिल कोमा धीमी प्रक्रिया होती है जो आपकी लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप समझ चुके होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। नर और मादा युग्मकों के, नर और मादा, इसमें लैंगिक जनन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या होगा, नर जो लैंगिक जनन होगा इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब तक फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा, यानी युग्मकों का फ्यूजन नहीं होगा, तब तक आपका लैंगिक जनन नहीं होगा। ठीक है, और जो पॉइंट इंपोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। हमने आपको शुरुआत में बताया हुआ था कि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। कितने जनकों की, 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अलैंगिक जनन में 1 जनक की सहायता से होता था, लेकिन एक अपवाद भी है इसमें। एक अपवाद है आपका, एक पेरेंट के द्वारा भी लैंगिक जनन हो सकता है। कैसे, देखो, एक पेरेंट के द्वारा, यहाँ पर हम इसे साफ कर रहे हैं, आप लिख लेना, एक जनक के द्वारा। कैसे, देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं थोड़ा विस्तार से।
देखो पॉइंट आपका एक भी छोड़ा नहीं जाएगा यदि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहोगे, ठीक है। वीडियो ऐसा नहीं है कि देखो शुरुआत में और छोड़ दो। यदि आप ऐसा करते हो 4-5 मिनट की वीडियो देख लेते हो छोड़ देते हो तो गलत करते हो, अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो। यदि पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है, सफेद कोट पहनना ही है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कहीं भी पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, लेकिन आपको अच्छे से चीजों को समझना होगा, विस्तार से पढ़ना होगा, तभी आप चीजें सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही बार बार फॉर्म डालते रहोगे, बार बार ऐसे ही निकलते रहोगे, मतलब कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत कर लीजिए, एक बार अच्छे से कर लीजिए, एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बात करते हैं लिंगी जनन में क्या होता है। 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है कि लिंगी जनन में हमेशा याद रखना 2 पेरेंट्स होते हैं। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल, ये आपको पता है पहले से, ठीक है, मेल एंड फीमेल। लेकिन अपवाद है इसका, एक इसका अपवाद है कि इसमें वन पेरेंट्स के द्वारा भी एक जनक के द्वारा, वन पेरेंट के द्वारा भी जनन हो सकता है। वो किसमें होता है? तो एक आपका है कौन सा? टैप वर्म। टैप वर्म नाम का एक जीव है जिसमें क्या होता है, उसी में नर है उसी में मादा है। नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो इसके अंदर ही बनते हैं। नर एंड मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो इसी में बनते हैं, इसी के अंदर, और वहीं पर इनका फ्यूजन हो जाता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल 2 जोड़ों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन अपवाद आता है कि जो टैप वर्म होता है इसमें क्या है, नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं और नर और मादा युग्मक आपस में वहीं पर मिल जाते हैं एक ही जीव के अंदर और नए युग्मक का निर्माण, युग्मक बनते हैं, युग्मक से फिर उनका संलयन होता है, संलयन के बाद युग्मनज और वहीं पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जबकि यहाँ क्या था, 2 पेरेंट्स के द्वारा होता है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एक पेरेंट के द्वारा। उदाहरण याद कर लेना, आपसे पूछा जाए कि लिंगी जनन में एक पेरेंट के द्वारा किसमें हो सकता है, तो वो आपका टैप वर्म में। किसमें हो सकता है? टैप वर्म में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी उतार लेना इसे, ठीक है। टैप वर्म में क्या होता है, नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये क्या होता है, एक जनक की सहायता से हो जाता है। और इसे हम बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और यह उभयलिंगी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए टैप वर्म में क्या होता है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, स्व निषेचन होता है, जिसकी वजह से नए जीव का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात यह है उभयलिंगी है, कैसा है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, अब आप सोच रहे होंगे कि केचुआ तो भी हर्माफ्रोडाइट है, जोंक भी तो है, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, वो अपना नर युग्मक उनमें भी है, मादा युग्मक भी है, दोनों ही उसमें नर युग्मक भी है मादा युग्मक भी है, वो दो लिंगी होते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बता रहे हैं आपको। वहां पर ऐसा नहीं होता है ये भी, ये आपका जो केचुआ है जो होता है, केचुआ है आपका, क्या होता है, केचुआ है आपका, जोंक है, ये भी आपके क्या होते हैं, ये भी आपके द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। द्विलिंगी कह दो, जिसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल, या कह सकते हो इसे उभयलिंगी, उभयलिंगी। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ये भी आपका हर्माफ्रोडाइट है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है टैप वर्म में, लेकिन यहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, केचुआ और जोंक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने जैसे इसने नर युग्मक छोड़ दिया, माना कि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों है, लेकिन ये आपस में फ्यूज नहीं करते हैं। इसमें नर युग्मक भी होता है और मादा भी होता है, ठीक है, नर भी होता है मादा दोनों में साथ होते, तभी इसे क्या कहा जाता है, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो, नर युग्मक नर भी हो और मादा भी उसी में, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। लेकिन यहाँ इसका फ्यूजन नहीं होता है, जैसे यहाँ होता है वैसे यहाँ नहीं है। आपका कारण क्या उसका, देखो कैसे, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते तो दोनों इसमें, नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये आपस में फ्यूज नहीं होते।
रीजन है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे इसका नर है, इसके जोक का, जैसे मान लो जोक मान लो, चाहे केचुआ मान लो, अर्थबॉर्न का, यहाँ इसका नर युग्मक ये रहा, तो किसी दूसरे का, दूसरा और जो केचुआ है इसने अपना नर युग्मक छोड़ दिया और दूसरा कोई जोक या केचुआ है, जोक या केचुआ, उसका मादा युग्मक आया, क्या आया, मादा युग्मक, तो दोनों तब ये फ्यूजन होंगे, तब ये जायगोट का निर्माण करेंगे। एक आपका ये है, एक आपका ये है, इधर से नर युग्मक आया, इधर से मादा युग्मक आया, तब आपका फ्यूजन हुआ, तब आपका क्या हुआ, यहाँ पर लैंगिक जनन हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ टैप वर्म में क्या होता है, इसमें नर और मादा युग्मक दोनों तो है, लेकिन यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में ही संलयन हो जाते, आपस में ही फ्यूज कर जाते हैं। पर यहाँ आपका ऐसा नहीं होता, किसमें, जोक में, जोक में होता तो नर मादा युग्मक दोनों साथ में होते तो द्विलिंगी या उभयलिंगी, ये भी उभयलिंगी है, लेकिन यहाँ पर ये आपस में फ्यूज नहीं करते, ये आपस में आपके फ्यूज नहीं करते, इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ से नर युग्मक आएगा, किसी दूसरे का मादा युग्मक आएगा, जैसे पर्व का, और यहाँ पर आपका तब कहीं आपका फ्यूजन होता जाके, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी की, ठीक है। तो आपको अपवाद समझ में आ गया होगा कि वैसे तो लैंगिक जनन जो होता है वो दो पेरेंट्स के द्वारा होता है, लेकिन आपका एक अपवाद है टैप वर्म, जिसमें एक जनक की सहायता से ही लैंगिक जनन हो जाता है। उदाहरण क्या है आपका, तो टैप वर्म होता है, क्या होता है, टैप वर्म। अब हम बात करते हैं एक लिंगी और दो लिंगी की, किसकी बात करते हैं, एक लिंगी और दो लिंगी। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि पॉलीकार्प क्या होता है, मोनोकार्प क्या होता है, ऑस्ट्रिच साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसमें होती है, ये बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक लिंगी। एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी, एक लिंगी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, तो एक लिंगी जब दोनों युग्मकों का निर्माण, जब दोनों युग्मक नर तथा मादा का निर्माण अलग अलग जनकों के द्वारा किया जाता है, जब दोनों युग्मकों, यहाँ पर डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जब दोनों युग्मकों यानी गेमीट्स, नर एंड मादा यानी मेल एंड फीमेल, नर और मादा का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है। जब दोनों युग्मकों यानी कि नर और मादा का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है, तब इसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी कहा जाता है। अलग अलग हो, एक लिंगी का मतलब क्या है, एक मतलब एक, यानी एक प्राणी में एक ही युग्मक बनता हो, चाहे नर है तो नर युग्मक बनेगा और मादा है तो मादा युग्मक बनेगा। तो नर युग्मक जो होते हैं वो नर में बनेंगे, मेल में बनेंगे, और जो मादा युग्मक होते हैं वो फीमेल में बनेंगे यानी कि मादा में बनेंगे, ठीक है, स्त्री में। तो ये तो आपको पता है नर युग्मक होता क्या है। यदि मनुष्य की बात कर ली जाए तो नर युग्मक आपका होता है शुक्राणु, स्पर्म, जबकि मादा युग्मक की बात कर ली जाए तो मादा युग्मक जो होता है वो क्या होता है, अंडाणु। आपको ये बात तो पहले से पता होगी, बताने की कोई बात नहीं है इसमें। नर युग्मक मनुष्य की बात कर ली जाए तो मनुष्य में जो नर युग्मक होता है वो आपका क्या होता है, शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म। और यहीं पर मादा युग्मक की बात कर ली जाए, मादा युग्मक की तो क्या होता है, अंडाणु यानी कि एग, ठीक है, अंडाणु, अंडाणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम, अंडाणु कहते हैं ओवम, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, शुरुआत होती है उनकी, उन्होंने नहीं पढ़ा है तो हम इसलिए बता देते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं मनुष्य में, ठीक है, पादपों में अलग नाम है उनका। जब दोनों युग्मकों यानी नर और मादा का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है, अलग अलग जीवों में होता है, तो उसे एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी। अभी हमने बात की थी जैसा कि मनुष्य जो है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मनुष्य जो होते हैं, क्या उनमें आपने नर और मादा युग्मक एक ही में देखे? जैसे मादा कोई है या नर है तो क्या उसमें दोनों युग्मक बन सकते? नहीं बनते। नर में नर युग्मक बनेगा और मादा में मादा युग्मक बनेगा। तो एक लिंगी में आप लिख सकते हो मनुष्य, जो अपने यहाँ पर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन। अब बात करते हैं द्विलिंगी की। नर में आपने मनुष्य में देखा होगा नर युग्मक अलग बनता है,
नर युग्मक नर में बनेगा, किस में बनेगा, नर में। और मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट वो किस में बनेगा, मादा में बनेगा। तो दोनों का निर्माण जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं उभयलिंगी की। उभयलिंगी कह दो चाहे द्विलिंगी कह दो, द्विलिंगी या उभयलिंगी। उभयलिंगी को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट वैसे, और द्विलिंगी को इंग्लिश में कहा जाता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसे कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मेरा समझते जाना क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं आता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, इतना तो लिखते ही। अब यहाँ क्या होता है, जब एक ही जीव द्वारा जब एक ही जीव द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण होता है, जब एक ही जीव के द्वारा, बात समझना ध्यान से, जब एक ही जीव के द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, तब इसे क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कह दो चाहे उभयलिंगी कह दो। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे, तो अभी हमने आपको जैसे बताया था, जैसे में आपका है क्या, जोंक यानी कि लीच, इसे क्या कहा जाता है, लीच कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा केचुआ और जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जोंक और केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, जोंक और केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आप समझ चुके, जोंक जो होता है, जो केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म, क्या कहते हैं इसे, अर्थवॉर्म। जोंक और केचुआ जो आपका होता है, इसमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो एक साथ ही बनते, मतलब एक ही में बनते, नर भी इसमें होता है, मादा भी इसी में होता है, तो युग्मकों का निर्माण भी उसी में होगा। लेकिन फ्यूजन जो होता है वो साथ में नहीं होता, उनका फ्यूजन जो होगा वो दूसरे से लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही का लेते रहेंगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा, परिवर्तन नहीं होगा, जातियों में विभिन्नताएं नहीं आएंगी। तो इसकी वजह से ये क्या है, इसका नर युग्मक, एक का नर युग्मक ले लेते, एक जैसे इस यहाँ से एक नर युग्मक ले लिया, दूसरा कोई जोंक है उसका मादा युग्मक ले लिया, तब ये फ्यूजन करते हैं, ठीक है। लेकिन टैब पर में ऐसा आपका नहीं होता था। तो आप समझ चुके होंगे कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। जब एक ही जीव द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। अब बात करेंगे जीवन चक्र की प्रावस्थाएं, फेसेस ऑफ द साइकिल। जीवन चक्र की जो प्रावस्थाएं वो कैसी है, तो सभी जीव अपने जीवन में, देखो क्या ऐसा आपने देखा है कि जैसे कोई 10 साल का बच्चा है या 12 साल का है, क्या वो जनन कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई 5 साल का है, 6 साल का, वो जनन योग्य नहीं है, ठीक है, जनन नहीं कर सकता है, युग्मकों का निर्माण नहीं कर सकता है। तो आपने देखा होगा जनन करने योग्य, यानी कि एक जनन करने योग्य के लिए भी एक प्रावस्था, एक अवस्था है उसकी भी। जब कोई जीव अपना पूरा वृद्धि करके और परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तभी वो क्या कर सकता है, जनन कर सकता है। तो वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा, वृद्धि होगी और उसमें परिपक्व मैच्योरेशन होगा, तब वो कहीं पर जनन योग्य यानी प्रजनन अवस्था उसमें आती है। तो इस अवस्था को कहते क्या है, तो सबसे पहले याद रखना, जो जीवन चक्र की जो प्रावस्था है उसे 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र की जो प्रावस्था है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जुवेनाइल फेज जिसे हम कहते हैं किशोरावस्था, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है, प्रजनन अवस्था आती है, फिर आती है जीर्णामान अवस्था यानी कि सिनाइल फेज, बुढ़ापा। तो जीवन चक्र जो है वो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। सबसे पहले किशोरावस्था, फिर प्रजनन अवस्था, फिर आपकी जीर्णामान अवस्था। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ ये पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, मनुष्य जैसे ये प्राणी है उसमें तो किशोरावस्था कोई जीव है, मनुष्य में तो उसे तो किशोरावस्था कहते हैं। और यही बात कर ली जाए पादपों में, तो पादपों में उसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रावस्था कहा जाता है। पादपों में इस अवस्था को, जो किशोरावस्था हम यूज कर रहे हैं शब्द जंतुओं के लिए, जीवों के लिए, सॉरी मनुष्य के लिए, वही वो शब्द वहां पर पादपों के लिए किया जाता है कायिक प्रावस्था। आपने देखा होगा कोई पौधा है,
क्या वो इतना छोटा है पुष्प दे देगा? नहीं देता है। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा, वृद्धि नहीं करेगा, उसमें पुष्प नहीं आ यानी वृद्धि करेगा, परिपक्व होगा, तभी तो उसमें पुष्प आएंगे, पुष्प आएंगे तब फल आएंगे, तभी बीज बनेगा। तो उसकी भी कोई अवस्था है, ठीक है। तो वृद्धि से लेकर वृद्धि परिपक्व से लेकर जो अवस्था है, परिपक्व जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उस अवस्था को क्या कहते हैं? कायिक प्रावस्था। और कायिक प्रावस्था के बाद फिर क्या आती है? प्रजनन अवस्था, फिर उसके बाद जीवाणु अवस्था, ठीक है। ऐसा ही पादपों में होता है, ऐसा ही आपका जंतुओं में होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसे थोड़ा विस्तार से यहाँ समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिए।